स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग जारी है, और जंग न कहीं से तो ये एक तरफा वार भी कह सकते हैं, क्योंकि हमास ने पहले दिन 7 तारीख में इसराइलियों पर हमला किया था। मैं उसकी भी निंदा करता हूं, क्योंकि वो हमला भी आम नागरिकों पर जिस तरह से बर्बरता की, उसकी भी निंदा सभी को करनी चाहिए। लेकिन हमास का बहाना लेकर 23 लाख फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से इसराइल कहर ढा रहा है, क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है? इस पर हमें सोचने की और विचार करने की ज़रूरत है। और तमाम हदें इसराइल ने उस वक्त पार कर दी जब गाज़ा पट्टी में स्थित एक हॉस्पिटल पर बमबारी की। उस हॉस्पिटल में 500 से अधिक मरीज या बच्चे या शरणार्थी या औरतें जो भी थीं, वो सब के सब मारे गए। ये एक तरह से नरसंहार है। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, हमला अस्पताल पर इसराइल की तरफ से हुआ और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इसराइल पहुंच गए और नेतन्याहू को गले लगाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा साथ और बहुत अच्छे तरीके से पीठ थपथपाने का काम जो बाइडन ने किया है, जो अपने एक तरह से खुद को मानवाधिकारों का अलंबरदार बताता फिरता है पूरी दुनिया में। और एक तरह से ये, और भारत के लोगों की भी अगर हम बात करें दुनिया भर में, क्योंकि कोई इसराइल के समर्थक हैं, फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उनका बेस क्या है फिलिस्तीन का समर्थन करने का या इसराइल का समर्थन करने का बेस क्या है? और इसराइल के खिलाफत में खुद इसराइल के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तमाम देशों के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अपने देश भारत में फ़लस्तीन के हक में बहुत आवाज़ उठ रही है, और इसराइल के समर्थक भी मौजूद हैं जो इसराइल में जा कर के इसराइल की तरफ से लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मुस्तकीम चौधरी जी। मुस्तकीम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। मुस्तकीम भाई, आप देख रहे हैं खबरें आ रही हैं, वैसे तो खबरें क्या सच हैं क्या झूठ है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से मीडिया दुष्प्रचार अपना कर रही है। आपको बता दूं, आपने वैसे मेरे से ज़्यादा दर्शकों के लिए बता दूं, एक अल जजीरा अखबार है सऊदी अरब का, उसने ये खबर छापी है कि भारतीय मीडिया सबसे ज़्यादा फेक न्यूज चला रही हैं। और इसलिए भारत की मीडिया ने ये भी चलाई कि 40 बच्चों को हमास ने कत्ल कर दिया, और वो बाद में फैक्ट चेकरों ने अगर चेक किया तो वो झूठा पाया गया। एक तो ये दुष्प्रचार, और एक अमेरिकी राष्ट्रपति का हमले के बाद तुरंत इसराइल में आकर नेतन्याहू की पीठ थपथपाना। क्या संकेत दिख रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं अमेरिका और इसराइल? क्या होगा फिलिस्तीनियों का? सबसे पहले तो ये युद्ध अपराध है, एक निहत्थे लोगों पे और हॉस्पिटल पे, अस्पताल पे हमला किया जाना युद्ध अपराध है। और मुझे लगता है यूएनओ इस पे चुप्पी साधे हुए है। यूएनओ ने अभी तक मतलब सिर्फ बयानों तक है, कोई कार्रवाई नहीं की। जो सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि वो किसके प्रभाव में नहीं कर रहे। नहीं तो युद्ध अपराध के बाद उस पे जो है प्रतिबंध लगने चाहिए, और मानवीय सहायता को भी वहाँ जाने से रोका जा रहा है। पानी, स्वास्थ्य संबंधित खाने और पीने की भी वहाँ स्थिति अब दयनीय है। और छोटे छोटे बच्चों की जो वीडियोस वहाँ से आ रही हैं वो बहुत ही परेशान करने वाली हैं, दुखद हैं। अमेरिका की जब हम बात करते हैं, अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो टिकी हथियारों पे है। वो उसे युद्ध चाहिए। जब जब जो है उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो उसे युद्ध चाहिए। दूसरे जो है मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें, सऊदी अरब, इस मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे इजराइल के सहारे वो तमाम जो है अपनी गतिविधियों का संचालित करता है। उसे लगता है कि अगर इजराइल कमज़ोर पड़ा, इजराइल की हार हुई, तो जो है मिडिल ईस्ट से तुम्हारा सफाया हो जाएगा। तो ये विश्व शक्तियों के बीच जो विश्व शक्तियां हैं, वो इन्हें मोहरा बना के यहाँ पे जो है अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और निहत्थे लोगों पे जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है वो निंदनीय है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। रही बात, आप कह रहे थे कि कुछ लोग फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ इजराइल का कर रहे हैं। फ़लस्तीन का समर्थन का एक बात है कि वहाँ वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अरबों की ज़मीन पे।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इजराइल जो है अरबों की ज़मीन पे ज़बरदस्ती बसाया गया एक मुल्क है और हम जो है फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो फ़लस्तीन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है आज़ादी के लिए, इसलिए उनका और मानवीय आधार पे भी जिस तरह निहत्थे औरतों पे, बच्चों पे हमले किए जा रहे हैं, उस आधार पे भी जो है उनका समर्थन किया जा रहा है। रही बात इजराइल के समर्थन करने वाले लोग, वो हैं जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं, जिन्हें जो है हर चीज़ में जो है इस्लाम दिखता है, इस्लाम की जो है वो इस तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है एक धर्म ना होकर के जो है वो दुनिया की तमाम समस्याओं की जड़ ही इस्लाम है। वो इस तरह की बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बेरोजगार लोगों की, बेरोजगार युवा हैं आजकल, उन्हें रोजगार तो मिला नहीं पिछले 10 सालों में देश। अभी एक वीडियो देख रहे थे कि इजरायली जो दूतावास है उसके बाहर कुछ लोग मथुरा से और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें इजराइल जाना है और इजराइल की तरफ से जंग लड़नी है। असल में मैंने भी वो वीडियो देखी, तमाम युवा हैं वो पिछले 10 सालों में जो रोजगार की स्थिति है वो दयनीय है मुल्क के अंदर। बेरोजगारी है तो इन्हें जो है नफरती जो सोशल मीडिया, अभी आप कह रहे थे कि फेक न्यूज़ का सहारा लिया जा रहा है, फेक न्यूज़ के सहारे इनमें जो नफरत भरी गई है उसका ये परिणाम है। बल्कि भारतीय मीडिया की तो यहाँ तक बात कही गई कि फेक न्यूज को फैलाना ही नहीं, फेक न्यूज गढ़ भी रही है भारतीय मीडिया। निश्चित रूप से जो है ये देखने में भी आ रहा है। अभी उससे पहले भी कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन अभी जैसे जो है हमास को लेकर के एक वो फैलाया कि 40 बच्चों को कत्ल कर दिया, उनकी गर्दनें रेत दी गई, औरतों को मारा गया। बाद में फैक्ट चेकरों ने चेक किया तो पता चला कि जो है इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। तो जबकि इजराइल द्वारा हजारों बच्चों का कत्ल किया जा चुका है, फिलिस्तीनी बच्चों का, गाजा पट्टी में जो रहते हैं। बिल्कुल निहत्थे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का, औरतों का, यहाँ तक कि हॉस्पिटल पे भी अटैक किया गया है। और भारतीय मीडिया किस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही है जो समझ से परे है। अच्छा, अमेरिका तो खुलकर इजराइल के साथ आ गया। अभी यूएन की आपने बात की, यूएन में एक प्रस्ताव कल आया था कि वहाँ पर मानवीय जो मानव की जो मतलब जो अपराध हुआ है, नहीं, एक तो ये कि भाई युद्ध को रोका जाए तत्काल, और इस जो वहाँ राहत सामग्री है उसको भेजा जाए। ये एक वहाँ प्रस्ताव आया था और अमेरिका ने अपना वीटो का इस्तेमाल करके उसको खारिज करा दिया। और अमेरिका तो खुलकर इजराइल के पक्ष में आ रहा है, क्योंकि इजराइल इकलौता देश है यहूदियों का भी ना कहें, इजराइल देश है जो फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और वहाँ पर आसपास उसके सभी मुस्लिम देश हैं। क्या मुस्लिम देश ये सब होते हुए देख रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ कर भी पाएंगे? अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद हैं, इससे आगे अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया। ओआईसी की भी मीटिंग हुई थी जिसमें जो है कई सारे ईरान ने मांग उठाई थी कि तमाम तरीके के राजनयिक संबंध तोड़ लिए जाएं इजराइल से। उससे कुछ देशों ने जो है इस पे अमल किया है, ओआईसी के 52 मुल्कों में से कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि कब किया जाएगा। ये अरबी जो मुल्क हैं, अगर ये सभी लोग एकजुट होकर के इसका शायद विरोध करते तो ये स्थिति ना होती, युद्ध पहले ही रोका जा सकता था। अब जिस तरह से जॉर्डन ने, हालांकि अब जो है तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, या तो कहिए कि जनता के दबाव में इस तरह की आई हैं क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको जनता का दबाव इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वहाँ राजशाही है, कोई वो वोटिंग वगैरह तो होती नहीं कि भाई जनता का जो है गुस्सा वोट के जरिए निकल जाएगा। इसका एक कारण ये भी हो सकता है। और एक और बात बताऊं, इजिप्ट जिसकी सीमा जो है गाजा पट्टी से लगी हुई है, उन्होंने जो है एक बिल्कुल गेट बंद कर दिया है, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है, शरणार्थियों को लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। क्या मानवीय आधार पर ले नहीं सकते थे उनको? बिल्कुल ले सकते थे मानवीय आधार पर, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे दूसरी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार कह रहा है कि गाजा खाली करना होगा, गाजा खाली करना होगा, गाजा के लोगों को खाली करके क्या वो अवैध रूप से फिर से कब्जा करना चाहता है? आखिर क्या रीजन है कि जो है गाजा को खाली कराया जा रहा है? और शरणार्थियों को ना लेने की वजह यह भी हो सकता है कि गाजा जिस रूप में है, गाजा को जो है फलस्तीन का पार्ट है, फलस्तीन का ही हिस्सा रहने दिया जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। अभी इजराइल ने कहा है कि हम खाद्य रसद है उस तरह की सामग्रियों को नहीं रोकेंगे और वो इजिप्ट के रास्ते पहुंचाई जा सकती है, उस पर हम हमला नहीं करेंगे। तो इसके पीछे ये भी एक शायद मुझे लगता है बड़ा कारण है कि अगर गाजा पूरी तरीके से खाली हो जाए,
जैसे हॉस्पिटल पे हमला हुआ, इसके बाद दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं आई, खुद इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन हुए कि निहत्थे लोगों पे इस तरह का। जब जो है अगर खाली होता तो फिर क्या था, फिर तो जो है अवैध रूप से कभी भी कब्जा किया जा सकता था। तो मुझे लगता है बॉर्डर को रोके जाना शरणार्थियों को इसलिए ताकि दुनिया कम से कम ये तो देखे उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये जो इजिप्ट है उसकी, ईरान की, और जो रूस वगैरह हैं जो विपक्ष के राष्ट्र हैं, उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकती है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत बड़ी भयावह है और फिलिस्तीनियों को, गाजा पट्टी के लोगों को पूरी दुनिया ने मरने के लिए छोड़ा हुआ है। बयानबाजी और पक्ष में बात तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ आया है, कोई भी देश मुझे नहीं लगता फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और मैं तो अगर अपने नज़र से बात करूं, जो मुझे दिख रहा है और ऐसा हो सकता है, गाजा पट्टी पर इसराइल कभी भी अपना कब्जा कर सकता है। जी। अभी जो है अमेरिका की बात कर रहे थे, जब हम जो है ना अमेरिका के बारे में देखेंगे, आतंक की जड़ में ही अमेरिका है। हमास को खड़े करने में भी अहम रोल निभाया। अभी जो है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को किसने खड़ा किया था? अमेरिका ही नहीं किया था। जब तक जो है वो यूज एंड थ्रो की पोजीशन अपनाता है, जब तक काम की चीज़ है तब तक ठीक है, उसके बाद जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप इस तरह की जो है एक इमेज क्रिएट की जा कि वो जो है तमाम दुनिया के मानवाधिकारों का उल्लंघन वही लोग करते हैं, तमाम तरीके के अपराध में संलिप्त जो है वही लोग हैं, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका ही सबसे बड़ा दोषी है इन तमाम चीज़ों का। अब हमास की भी अगर बात करें, हमास के बारे में भी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमास को खड़ा किया था फ़लस्तीन की मुखालफत में। आज वही हमास है जो गले की फांस बन गया है। लेबनान तो हमें हमास को तो एक मोहरा शायद ऐसा बनाया हो कि भाई ये आतंकवादी गतिविधि करेगा और इसका बहाना लेकर फिर गाजा पर हम कब्जा करेंगे। वो ये भी हो सकता है। दो राष्ट्रों की बात हुई थी, लगातार ये चर्चा थी कि फ़लस्तीन को भी जो है उसे अपनी जगह दी जाए और उसे आज़ाद मुल्क के रूप में अपना राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन उसी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ की सरकार का जो शांतिपूर्ण तरीके से चलती थी उसके मुखालफत के लिए उस हमास को पैदा किया, हमास को फंडिंग की, हमास को हथियार मुहैया कराए, तमाम चीज़ें दी। आज अगर हमास इनके खिलाफ खड़ा हो गया तो वो आतंकी है। अगर इसके मूल में कौन है? मूल में अमेरिका और इजराइल ही है ना, जिसने इन्हें पैदा किया। और फिर सवाल ये भी उठता है, अगर तीन तरफ से गाजा जो है इसराइल से घिरा हुआ है, तो इसराइल से हर चीज़ इसराइल से होकर जाती है, तो हमास ऐसे कैसे इतना बड़ा संगठन बन गया, ऐसे कितना सक्षम हो गया कि उसे इतने रॉकेट एक साथ दाग दिए? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। आप तब जब से देखेंगे 20 साल के बाद जो है अभी तालिबान को छोड़ के अफगानिस्तान को जब तक करते रहे, आज अफगानिस्तान के साथ साथ तमाम दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे मुल्क भी इन्वेस्ट कर रहा है, चीन भी कर रहा है। अरब देशों से क्या उम्मीद है? क्या मजलूम फलिस्तीनियों को उजड़ने से, मरने से किसी तरह के कोई काम कर सकते हैं? किसी तरह की सहायता फलिस्तीनियों की कर सकते हैं? क्योंकि फलिस्तीनी जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, दरअसल जो मेन लड़ाई है मस्जिद अल अक्सा, यरूशलेम है। और यरूशलेम में जो मस्जिद अल अक्सा है वो सिर्फ फलिस्तीनियों की नहीं, तमाम दुनिया के मुसलमानों की एक आस्था का केंद्र है। किबलाए अव्वल है वो, और किबलाए अव्वल है तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उसे आस्था से जोड़ते हैं, और इसीलिए वहाँ पे मुझे लगता है इसके मूल में वो भी है। और रही बात सऊदी अरब की और उसकी, उनसे तो बहुत बड़ी उम्मीदें तो की नहीं जा सकती। उनमें ईरान है जो विरोध कर रहा है, जो मुखर होकर कुछ कह भी रहा है। उससे अलग तो सऊदी वगैरह हैं वो। ईरान ने जिस तरह जैसे ही हमास ने हमला किया था, उस समय जो है ईरान की प्रतिक्रिया आई थी कि मेरा बस चले तो मैं हमलावरों के हाथ चूम लूँ। और उसके बाद जैसे ही पलटवार इसराइल ने किया, शुरुआत में ईरान ने जो है अपने तेवर दिखाए, लेकिन जैसे ही अमेरिका सामने आया तब से ईरान के भी सुर थोड़े ढीले पड़ गए। एक मुसलमानों का नया नया रहबर है, रहनुमा है, जिसको तमाम मुसलमान तमाम दुनिया के मानते हैं, रजब तैयब अर्दोगान। उसका भी बयान आया था कि हम फ़िलिस्तीनियों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और बाद में उनका भी बयान आया कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं दोनों देशों के बीच। ये सब अमेरिका के दबाव में हुआ। क्या इन सब अरबी देशों के या मुस्लिम कंट्रीज़ के फैसले अमेरिका द्वारा ही किए जाने लगे हैं?
ज़्यादा प्रभाव में तो अमेरिका के ही हैं। अरब हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, ओमान हुआ, अरबी मुल्क तो ज़्यादातर अमेरिका के प्रभाव में है ही, इसमें तो कोई शक है नहीं। रही बात ईरान की, ईरान पे बहुत सारे प्रतिबंध ऑलरेडी हैं, क्योंकि यूएनओ जो है कमज़ोर राष्ट्रों के लिए बना है। शायद ये प्रोटेक्ट जब भी करता है ताकतवर मुल्कों को करता है। अगर ये कार्रवाई किसी जो है मजबूत राष्ट्र के खिलाफ हुई होती तो जो है बहुत सारे प्रतिबंध अब से पहले लग चुके होते। लेकिन यूएनओ खामोश है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका और इजराइल जैसे, अमेरिका और पश्चिम के तमाम देश उनके साथ खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मन, वो सब क्या है, वो अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन जता चुके हैं और वो उसके साथ खड़े हैं। तो यही है, वो एक कारण भी है जो आप कह रहे हैं कि ईरान के तेवर ढीले पड़े हैं। उस पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंध पहले से हैं और अभी भी जो है शायद वो सैन्य कार्रवाई ना करे। सैन्य कार्रवाई की स्थिति में तो नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, विरोध कर रहा है, यूएनओ में जा रहा है। ओआईसी की मीटिंग भी जो है उसी के बुलावे पे मुनक्किद हुई और उस पर ये फैसला हुआ कि जो है हमें अमेरिका और इजराइल का बॉयकॉट करना चाहिए हर तरीके से। तो शायद प्रेशर क्रिएट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ देखते हैं कितना प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। और तब तक प्रेशर क्रिएट होगा, कितने निहत्थे लोग, कितने गरीब मजलूम लोग मारे जा चुके होंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा या कौन नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। हमें मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए और जालिम की मुखालफत हमेशा करनी चाहिए। सिर्फ किसी से जाति दुश्मनी को लेकर या बिना वजह जाने किसी का भी समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।